सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के बच्चों को मैं आज आपको धातु एवं अधातु के जो चैप्टर है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आंसर सहित बताऊंगा। आपका सोमवार को प्री बोर्ड होगा, उसमें भी इसी पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। 2 से 4 प्रश्न आएंगे इसके अंदर से। छोटे प्रश्न हैं 2-3 और एक बड़ा प्रश्न आएगा इससे। देखिए धातु अधातु, तो धातु के बारे में आप जानते हो धातु क्या होती है। तो पहला प्रश्न जैसे में क्या बन सकता है यहाँ पे कि धातु के गुणधर्म क्या है। तो यहाँ पे पहला गुणधर्म जान सकते हो, धातु में धात्विक चमक होती है। शुद्ध रूप से धातु को सतह चमकदार होती है और धातु के इसी गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। नेक्स्ट जैसे देख सकते हो आप। अच्छा, और क्या दे रखा है इसके अंदर, धातु में जैसे दूसरा गुणधर्म है धातु में आघातवर्धनी होती है। ये देख सकते हो आप, धातु ये क्या होती है, आघातवर्धनी होती है ना। यानी आप देख सकते हो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धिता कहते हैं। ठीक है, सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्धित धातु है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे आघातवर्धित के बाद इसके तन्यता होती है। धातु में क्या होती है, तन्यता होती है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं आप, ये धातुओं में तन्यता होती है ना, यानी इसके तार बनाए जा सकते हैं। तार धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है ना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे कि अगला गुणधर्म है इसको, धातु क्या होती है, धातु ये ऊष्मा की सुचालक होती है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धातु ये ऊष्मा की सुचालक तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर कॉपर सबसे अधिक अच्छे चालक है। ठीक है, तो ये धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, सबसे अच्छे चालक है। कौन कौन से, सिल्वर व कॉपर। तो क्या सिल्वर के चालकता अधिक, तार बना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए तांबे का यूज़ करते हैं। सिल्वर तो बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है, याद रखना। लेड तथा मरकरी यानी पारा जो है वो जो लेड होता है वो ऊष्मा के क्या है, कुचालक है। कुछ धातुएं विद्युत की भी चालक होती है ना। तो इससे सुचालकता है। तो याद रखना यहाँ पे कि हम सिल्वर के बर्तन नहीं बना सकते, तो कॉपर के होते देखा होगा आपने। और धातुओं में भी धातु विद्युत की भी चालक होती है। कैसे देख सकते हो आप, यहाँ नीचे दे रखा है। तार से आपके घर में बिजली पहुंचती है, आपने देखा ही होगा। उसके ऊपर क्या होता है, तार जो होता है उसके ऊपर पीवीसी चढ़ा रखा होता है, जो रबर जैसी सामग्री होती है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ना। तो तार के ऊपर सुरक्षा के लिए चढ़ाते ही है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी चढ़ाई जाती है। ये रबर जैसी। मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। बाकी ट्रैवल्स में स्लीपर में बैठ के आपके लिए कि भाई एक भी दिन आपका यूँ नहीं रहे कि भाई आज सर ने वीडियो नहीं बनाया। जो भी प्रश्न बन रहे हैं आप डेली पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आप रिवीजन करो बार बार इन वीडियो को, आपका अच्छा होगा। तो हमने पहला क्या पढ़ा कि धातु में तन्यता होती है, धातु में आघातवर्धिता होती है, धातु में चमक होती है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है और धातु विद्युत की भी सुचालक होती है ना। यहाँ पे लेड और पारा जो होता है विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है। धात्विक क्या होता है, धात्विक का मतलब धातु ये ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। जैसे स्कूल की घंटी वगैरह आपने देखी होगी, लोहे की या बनाई जाती है ना। और धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो आप, ये गुणधर्म है। तो एग्जाम में क्या आ सकता है प्रश्न कि धातुओं के गुणधर्म बताइए, या फिर आ सकता है कि धातु व अधातु में क्या अंतर है। तो एक तरफ अगर धातु और अधातु में अंतर पूछे तो आप लिख सकते हो कि धातुओं में क्या है, धातु में तन्यता होती है, इसके तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातुओं से तार नहीं बनाए जा सकते। धातुओं को पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है और अधातुओं को नहीं बनाया जा सकता है। धातु में ध्वनिक होता है, यानी उसमें आवाज़ हो जाती है अगर किसी कठोर वस्तु से टकराती है तो, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। ये इस प्रकार से धातुओं में विद्युत की
सुचालक होती है ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातुए ऊष्मा की कुचालक होती है। ये है ना, कुछ अपवाद भी है वैसे, लेकिन अंतर आप ऐसे कर सकते हो। धातु में आघातवर्धनी गुण होता है, जबकि अधातुओं में नहीं होता है ना। ये तो ये कुछ ध्यान रखना है। धातु में चमक होती है, जबकि अधातु में नहीं होती है। लेकिन कुछ अधातु भी ऐसी होती है अपवाद जिसमें होता है। और धातु ये सभी ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जिससे पारा द्रव अवस्था में होता है ना। अधातु ये सभी ठोस या गैस अवस्था में होती है, जबकि ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में होता है। सभी अधातु ये चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन चमकीला होता है। ये अपवाद है इसके अंदर कुछ, है ना। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे देख भी रखा है, ये ब्रोमीन के बारे में आप देख सकते हो। ब्रोमीन के बारे में यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये ब्रोमीन के बारे में देखा ऐसी धातु जो द्रव होती है ना, तो वो धातु की संख्या कम होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसके अंदर धातु अधातु हो गया। उसके बाद हम बात करें कि और इसमें क्या बन सकता है कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि गुणधर्म बताइए। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कुछ अपवाद होते हैं। तो ये अपवाद याद रखना आपको, है ना। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये सब अपवाद याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, तो याद रखना क्या क्या प्रश्न है इसके अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे पहला प्रश्न है कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। सीजियम गैलियम ऐसी धातु है जो गलनांक बहुत कम होता है, हथेली पे रखते ही क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो आयोडीन अधातु है, चमकीलापन होता है। कार्बन ऐसी धातु है जिसके बहुत सारे अपरूप होते हैं, जैसे कि अपरूप होते हैं। कार्बन हीरा सबसे कठोर होता है ना। गलनांक कथनांक बहुत अधिक होता है। क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम जो मुलायम होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे नीचे दे रखा है, चाकू से काट सकते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम को, है ना। घनत्व तथा गलनांक कम होता है, तो ये अपवाद है इसके। उसके बाद है यहाँ पे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न ये मैं बता रहा हूँ आपको। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होगा, तो ऑक्साइड बनेगा, सीधी सी बात है। मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये आप नीचे दे सकते हो, बिल्कुल सरल है। धातु प्लस ऑक्सीजन प्लस धातु ऑक्साइड ये बन गया है ना। ये सूत्र दे रखा है, देखो मैंने बता दिया। नीचे सूत्र भी दे रखा है, कॉपर के साथ एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम का भी होता है इसके अंदर, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना है कि एनोडीकरण मैंने बता ही दिया आपको। एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है ना। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। आपको याद रखना है यहाँ पे ये चीज़। ये आगे आ जाओ इधर। ये वाला प्रश्न एग्जाम में आया। सक्रियता श्रेणी याद रखनी है आपको, क्रम। जैसे कि ये भी पूछ सकता है कि इसमें किसका क्या है, तो जैसे कि ये इसमें से दे देगा, जैसे कि यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दे दिया और इसका क्रम पूछ लेगा, या पूछ लेगा सक्रियता क्रम बताइए। ये क्रम आपको ध्यान रखना है इनका, है ना। इसका क्रम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आप सक्रियता श्रेणी में। उसके बाद आयनिक यौगिकों के गुणधर्म याद रखने हैं आपको। ये सबसे अधिक अवरेज की धातु कौन सी है, ये चलो ठीक है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखना है आपको, नीचे देखिए। धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, ये हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मैं इसमें खास चीज़ें बता रहा हूँ आपको, है ना। और यहाँ पे ये कुछ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म ये आ गए। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या क्या गुणधर्म है इसके, ये याद रखना आपको। आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्मों में ध्यान दिया गया होगा। तो भौतिक प्रकृति कैसी होती है, धन व ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस थोड़े कठोर होते हैं, और ये यौगिक सामान्य भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये आपके अभी प्री बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोमवार के दिन गलनांक करना क्या होता है, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक करना बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आकर्षण तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। ये ध्यान रखना, गलनांक करना, भौतिक प्रकृति, घुलनशीलता, है ना। और विद्युत संयोजक यौगिक सामान्य जल में घुलनशीलता, केरोसिन पेट्रोल आदि में जल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं, है ना। ये ध्यान रखते हैं। विद्युत की चालकता, किसी विलियन में विद्युत चालकता के लिए आवेश कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिक
क्योंकि जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ये देख सकते हो आप। ठोस अवस्था में ये आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर हो जाता है। ये पूरा लिखा, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। तो इतना सारा मैंने पूरा बताया है आपको। तो आयनिक यौगिक को जो गुणधर्म है ये आपके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और ये इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। मैं वैसे ट्रैवल्स सफ़र कर रहा हूँ, और ट्रैवल्स में ही देखो मैं स्लीपर में बैठे बैठे आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया। आपको बस की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, है ना। आज के लिए इतना ही।